बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो सिज़ेरियन सेक्शन के बारे में है। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ पे परेशान होती हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से होना ज़्यादा बेहतर है या सी सेक्शन से। तो देखिए, जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको गाइड करे कि आपकी जो लाइफ की सेफ़्टी है और आपके बच्चे की लाइफ की सेफ़्टी है वो जिस चीज़ में हो, तो आपको वही वाला मेथड ऑप्ट करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को देख के कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवर कर रहा है बच्चे को तो आपने भी नॉर्मल डिलीवर करना है। हर किसी की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ और नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो बच्चे की सेफ़ डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए पैदा होगा या फिर सी सेक्शन के ज़रिए। क्योंकि अगर माँ या बच्चे में से किसी की जान को भी ख़तरा हो तो बेहतर यही होता है कि सी सेक्शन को अडॉप्ट किया जाए। अच्छा, सी सेक्शन करवाने के बाद कुछ एहतियातें हैं जो कि जिनका ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ फैमिलीज़ में तो ऐसा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी का जिस तरह से रुझान ज़्यादा होता है तो उन लोगों को पता नहीं होता कि सी सेक्शन के बाद किस तरह से माँ और बच्चे की केयर करनी है। बच्चे की केयर करना तो खैर हर किसी को ही आता है, लेकिन जो माँ की केयर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट और एक जो काबिले गौर चीज़ है वो होती है। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये कि मेंटली प्रिपेयर होना उस माँ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको बच्चा जो है वो सी सेक्शन के ज़रिए डिलीवर करना है। क्योंकि जब आपका एक स्कार लग जाता है तो उस इंसिजन पे, उस स्कार पे उसको हील होने में कुछ टाइम लगता है। तो वो जो एक बच्चे के पैदा होने के बाद एक डिप्रेशन का फ़ेज़ होता है औरत के लिए, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। क्योंकि उस टाइम में औरत बिल्कुल क्रिपल हो जाती है। उसे यूँ फ़ील होता है कि मैं दूसरों के रहमो करम पे हूँ, मैं दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। तो ऐसे में उसके जो फैमिली है, उसके जो क्लोज़ वंस हैं, उनको उसका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर औरत जो है, जो माँ है जिसने भी बच्चा पैदा किया है, जब तक वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो पीसफुल नहीं होगी, उस टाइम तक उसका जो मदर फीड है वो भी उस तरह से असर नहीं करेगा उसके बच्चे पे, उसको हेल्दी बनाने में। तो सबसे पहले तो जी फैमिली का रोल और उस औरत की जो केयर टेकर्स हैं उनका रोल बहुत ही ज़रूरी है उस औरत को रिलैक्स करने में। इसके बाद बारी आ जाती है कि कौन सी इस तरह की एहतियातें हैं जो कि सी सेक्शन में होनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि उठने बैठने की, वॉक करने की जो एहतियात है वो बहुत ही एक अहम मरहला होता है। और जो भी प्रैक्टिस करा रहा होता है उस औरत को, उस माँ को, तो उसमें उस शख्स का रोल भी बहुत एक मेरे नज़दीक तो इस तरह का होना चाहिए कि थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो मदर की तरफ या उस औरत की तरफ, फ़ील करने वाला कि किस तरह से उसको हेल्प करनी है, किस तरह से उसका हाथ पकड़ के उसको उठाना है। और कभी भी सी सेक्शन में सीधा नहीं उठना चाहिए, थोड़ा सा कोहनी के बल होके उठना ज़रूरी होता है। उसके अलावा बहुत सारी मिथ्स हैं, जिस तरह से मना किया जाता है कि जी ऑपरेशन के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। पानी पीना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपने ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि इससे आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। आपके अंदर जितना भी कोई जो भी टॉक्सिन्स आपके 9 मंथ्स में आपके अंदर रह जाते हैं, तो वो जब जैसे जैसे आप पानी पीते जाते हैं तो वो पानी के थ्रू आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुल के पानी पिएँ। इसके अलावा जिस तरह से हमारी माएँ हमें अजवाइन वगैरह की, ज़ीरे वगैरह की रोटी बना के देती हैं, तो वो खाना बहुत ज़रूरी है। अपनी एंटीबायोटिक्स का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जिस तरह से मैंने भी अपने दूसरे सी सेक्शन में पहले सी सेक्शन में इस तरह से थोड़ी सी नेग्लिजेंस की थी कि मैंने एंटीबायोटिक्स प्रॉपर नहीं खाई थी, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया था और मुझे मेरे वुंड को हील होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपका सी सेक्शन हो तो एंटीबायोटिक का जो कोर्स डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपने उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है, ताकि आपका स्कार जो है वो जल्दी से जल्दी हील हो और आप इस काबिल हों कि आप खुद की और अपने बच्चे की केयर कर सकें। इसके अलावा वो कौन सी खुराकें हैं जो कि एक मदर को खानी चाहिए। तो बहुत सारी ख़वातीन में पाइल्स का इशू हो जाता है आफ्टर सी सेक्शन।
तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें मीट वगैरह को अवॉइड करना होता है, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो अगर किसी को पाइल्स का मसला हो जाए तो उसमें कौन सी खुराक खानी है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने ज़्यादा इस तरह का फ्रूट खाना है जिसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल होता है जिस तरह से। और इसके अलावा आपने जो इसबगोल होता है वो आपने लेना है, दूध पीना है आपने, ठंडी चीज़ें खानी हैं जिनकी तासीर ठंडी शुमार की जाती है। तो गरम या चटखारे वाली चीज़ें या फिर इसके अलावा जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, मीट है, नट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हमने अवॉइड करना होता है क्योंकि इनकी वजह से पाइल्स जो है वो ज़्यादा स्वीयर हो जाती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा जी अपने स्कार का ख़्याल रखना है, उसको जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं कि पायोडीन से या फिर सिपरेट से साफ़ करना है, तो उस तरीके से साफ़ करना ज़रूरी है। ज़ख़म को खुला रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस जो हैं वो कम से कम होते हैं। और जितनी ज़्यादा आप सफाई का ख़्याल रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी और फ्रेश फ़ील करेंगे। इसके अलावा जैसे ही मदर फीड जो है आता है या दूध उतरता है, जिसको बच्चे को जो क्लोस्ट्रम होता है, जो पहला छाती से दूध निकलता है, तो वो बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसमें इस तरह की ग़िज़ाइयत होती है जो बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उस की वजह से बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के जो सेल्स हैं उन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो वो पीना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। और इसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन का, अपनी डाइट का ख़्याल करना। अगर आपको पाइल्स का इशू नहीं है तो अच्छी भरपूर डाइट आपने लेनी है जिसके अंदर आपने अंडा भी लेना है, दूध भी लेना है, फ्रूट्स भी लेने हैं, फ़्रेश वेजिटेबल्स आप इन द फॉर्म ऑफ सैलड ले सकते हैं। अपना फ़ाइबर इंटेक जो है उसको बेहतर करना है और बहुत ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी पीने से ये होगा कि आपको फ़ीड भी, अगर आप मदर फ़ीड करा रहे हैं बच्चे को, तो मदर फ़ीड की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले मादे हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो जी ये चीज़ें तो हैं जो कि हमने घर आने के बाद फ़ॉलो करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि ड्यूरिंग स्टे एट हॉस्पिटल हमें फ़ॉलो करनी होती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो बहुत ज़रूरी है वो 12 घंटे के बाद जो वॉक करनी होती है, वो वॉक बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि एक कट लगता है आपकी बॉडी पे, बहुत लेयर्स कटनी हैं बॉडी की, तो खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना पड़ता है, शिवरिंग हो सकती है बॉडी में। इसके अलावा और तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन उस तमाम वीकनेस के बावजूद खड़ा होना और वो पहली वॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनने का ख़तरा जो है या ब्लड के थिक होने का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी उस टाइम तक हमारी बॉडी में ब्लड के थिक होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है जी कि वो वॉक की जाए। और वॉक भी हमने बहुत ब्रिस्क वॉक नहीं करनी होती, हमने बहुत स्लो वॉक करनी होती है। और घर आने के बाद भी आपने अगर वॉक करनी है तो अपने स्कार को हील होने का टाइम दीजिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं तो आप दौड़ लगा सकते हैं या फिर आप बहुत कोई ब्रिस्क किस्म की वॉक कर सकते हैं, नॉट एट ऑल। आपने बहुत ग्रेजुअल ब्रेक्स लेने के बाद आपने वॉक स्टार्ट करनी है। कुछ देर आप लेट सकते हैं, कुछ देर आप वॉक कर सकते हैं, कुछ देर बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठना भी एडवाइजेबल नहीं है, आपके स्टिचेस के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। तो शुरू में या तो आपने लेटना होता है या बैठना होता है। तो जी ये वो सारी एहतियातें हैं जो कि सी सेक्शन के बाद करना किसी भी ख़ातून के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप में से अगर किसी का भी सी सेक्शन होने वाला है या फिर आपकी फ़ैमिली में होने वाला है तो उम्मीद करती हूँ कि ये गाइडलाइंस आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।